गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पोल पाथ पे स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम यहां प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके फैक्ट को एकत्रित करेंगे और जो कुछ क्वेश्चंस जो अनसुलझे से रहते हैं, थोड़ा सा उलझे हुए रहते हैं, उनको भी एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो दोनों तरह से हम इसमें लेकर के चलेंगे और ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक जारी रहेगी। काफ़ी मेहनत के बाद ये क्वेश्चंस इकट्ठे किए गए हैं, तो आपको अब एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है। आज से ये सीरीज़ स्टार्ट हो गई है और आपके एग्ज़ाम तक आपको ये क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर्स की इम्पोर्टेंस आप सभी को पता है। पूरी तैयारी के बाद यदि आप प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तो पेपर के पैटर्न और किस एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो आप समझने में जो है असफल रहेंगे। तो अब आपको करना क्या है कि अपने नोटिफिकेशन को ऑल पर डाल दें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। पोल पाथ के नाम से हमने जो है अपना टेलीग्राम बना रखा है, इस नाम से बना हुआ है। सर्च करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, उससे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी लगी हुई है। मैराथन प्लेलिस्ट है, डेली प्रैक्टिस प्लेलिस्ट है, एनसीईआरटी प्लेलिस्ट है। ये 3 प्लेलिस्ट बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और यदि इनको आप तीनों प्लेलिस्ट को अच्छे से कर लेते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ आपका क्लियर हो जाएगा। ये एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इतना ज़्यादा इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, व्याख्या को भी उतना ही ध्यान देंगे और एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन जो हैं इसमें हमने सारे डाल रखे हैं। तो एनसीईआरटी ऐसा नहीं है, जो यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं वो भी एनसीईआरटी पढ़े बिना उनका भी कुछ भला नहीं होता है। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम्स हो वहाँ बहुत अच्छे फैक्ट्स मिलते हैं हम लोगों को। तो ये सारी आप प्लेलिस्ट जो है देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत मदद मिलने वाली है, नोट्स बना सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से अकॉर्डिंग टू नीड इम्पोर्टेंट कंटेंट निकलते रहते हैं, तो ये आगे भी आपको काम देते रहेंगे। जैसी नीड होती है, जो एग्ज़ाम्स होता है उस अकॉर्डिंग यहाँ से पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कंटेंट निकलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब आज अपने पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं क्या फैक्ट हमने इकट्ठे किए हैं प्रीवियस ईयर से। ये सभी प्रीवियस ईयर के फैक्ट हैं, तो चलिए देखते हैं। इनको हमने वन लाइनर और फैक्ट टाइप में रखा है। जो थोड़ा सा उलझे हुए हैं उनको हमने क्वेश्चन ही उठा करके डाल दिया है, ताकि आपको पैटर्न भी समझ में आता रहे। पहला क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। लुसियन पाई द्वारा जो इनकी पुस्तक है, कौन सी राजनीतिक विकास के पहलू, ये इसकी पुस्तक है। इसी का इंग्लिश नाम है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस किताब में राजनीतिक विकास की सही परिभाषा क्या है, सही परिभाषा की बात कर रहे हैं कि इस जो इनकी ये पुस्तक है राजनीतिक विकास के पहलू, इसमें सही परिभाषा क्या है राजनीतिक विकास की। देखिए, एक एक पॉइंट को पकड़ना है। वन लाइनर में यही खतरा रहता है कि अगर आप एवरी पॉइंट को नहीं पकड़े तो फिर गए काम से। तो यहाँ राजनीतिक विकास की सही परिभाषा पूछ रहा है। तो राजनीतिक विकास क्या होता है कि आर्थिक विकास के राजनीतिक आधार को संदर्भित करता है। ये इनकी सही परिभाषा है इस पुस्तक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्या है, इनकी सही परिभाषा है। तो क्या है, राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के राजनीतिक आधार को संदर्भित करता है। ये इनकी सही परिभाषा है इस बुक के अकॉर्डिंग। अगला फैक्ट क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि जो कि 1960 में होती है, इसकी मध्यस्थता किसने की। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाएगा। तो किसने की थी, विश्व बैंक ने की थी। ठीक है, इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। और इस संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे, तो भारत की तरफ से नेहरू ने किए थे, नेहरू और अयूब खान। ठीक है, इन दोनों ने जो है ये क्या किया था कि हस्ताक्षर किए थे इस संधि पर। ठीक है, और अगर इसके आगे फिर क्या होता है कि जो 3 नदियों का ब्यास, रावी, सतलुज का नियंत्रण भारत को दिया गया और सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण जो है पाकिस्तान को दिया गया। तो ये फैक्ट है, लिख लेते हैं। कौन कौन सी, ब्यास, रावी और सतलुज। ब्यास, रावी, सतलुज, ब्यास, रावी, सतलुज का नियंत्रण किसके पास था, ये था
भारत के पास, ठीक है। और सिंधु चिनाब झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया, तो ये भी देख लेते हैं। सिंधु चिनाब झेलम का नियंत्रण किसके पास था? पाकिस्तान के पास था, ठीक है। ये पाकिस्तान के पास था। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इसके बारे में पूछते हैं। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट, आगे देखेंगे। राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड क्षमा कर सकता है। क्वेश्चन इसमें आएगा कि राज्यपाल क्या कर सकता है और राष्ट्रपति क्या कर सकता है क्षमा दंड के, जो क्षमा होता है दंडों को क्षमा करने के मामले में। तो बाकी सभी शक्तियाँ एक जैसी हैं, बस राष्ट्रपति क्या है मृत्युदंड के लिए क्षमा कर सकता है और राज्यपाल मृत्युदंड नहीं क्षमा कर सकता है, ये अंतर है। बाकी जो है दंड में कमी कर सकता है, माफ़ कर सकता है जो नॉर्मल वैसी सज़ा होती, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। और आगे क्या है, मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार तय किया गया, यानी कि अधिकतम आकार कितना होगा ये तय किया गया। जो ये 91वां संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट, इसके द्वारा तय किया गया। और क्या कितना तय किया गया? 15%। तो ये लोकसभा के लिए भी है और राज्य की विधानसभाओं के लिए भी है, दोनों के लिए है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, विधानसभा। तो इन दोनों के लिए है कि जो कुल सदस्य संख्या होगी सदन की, उस सदस्य संख्या के 15% से एक्सीड नहीं करेगी मंत्रिपरिषद, ठीक है। आगे देखेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी, विदेश नीति की पहल कब होती है? तो ये प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में होती है, ठीक है। साफ साफ क्वेश्चन आता है कि किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो इस पॉलिसी की पहल की जाती है, शुरू किया जाता है लुक ईस्ट पॉलिसी। तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव उस समय थे, तब ये की जाती है। और ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है। कब? 2014 में, 2014 में इसको शुरू किया गया है। और ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, इसी का एक उन्नत रूप है, ठीक है, इसी का एक एडवांस फॉर्म कह सकते हैं। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब शुरू की गई थी? नरसिम्हा राव के टाइम में तो शुरू की गई थी, लेकिन ये 1992 समय क्या था उस समय, ईस्वी कौन सी थी? 1992 में जो है ये शुरू की जाती है नरसिम्हा राव में। और इसी का उन्नत रूप एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नरेंद्र मोदी 2014, ठीक है। आगे देखेंगे हम 1950 के दशक में विकास प्रशासन क्यों उभरा? तो ये एक प्रकार से क्वेश्चन था, क्यों उभरा? तो वहाँ कई सारे ऑप्शन हैं। तो ये इसलिए उभरा था विकास प्रशासन 1950 के दशक में कि जो उपनिवेशवादी तीसरी दुनिया में तेज़ी से विकास लाने के लिए ये विकास प्रशासन उभरा था, ठीक है। उपनिवेशवादी तीसरी दुनिया, जो थर्ड वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, तो यानी कि ये जो तीसरी दुनिया में कौन कौन आ जाता है? तीसरी दुनिया में जो ये उपनिवेशवादी राज्य होते हैं, देश होते हैं, वो आ जाते हैं। तो उनके जो है उन देशों में विकास के लिए, तेज़ी से विकास करने के लिए ये जो है क्या विकास प्रशासन उभरा था, ठीक है। अगला फैक्ट है कि ये जो 123 सैन्य परमाणु समझौता है, ये अमेरिका और भारत के बीच किया गया, ठीक है। ये नाम है, पूछेगा ये समझौता किसके बीच हुआ? बहुत सारे ऑप्शन यहाँ से दे देगा, ठीक है। थोड़ा सा समझते हुए चलिए किस तरह से पकड़ना है। 123 सैन्य परमाणु समझौता किसके बीच हुआ? तो ये अमेरिका और भारत के बीच हुआ, ठीक है, अमेरिका और भारत के बीच हुआ है। और ये है कब हुआ, होता कब है? ये 2008 में होता है, डेट याद रखनी है आपको, 2008 में इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो बस इतना ही याद रखना है इसमें, इससे ज़्यादा पूछने की उम्मीद तो है नहीं। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट, ठीक है। अगला क्या है कि न्याय का रॉल्सियन सिद्धांत जो है, न्याय का रॉल्सियन सिद्धांत, जिसे न्याय के निष्पक्षता के रूप में जाना जाता है, तो इसको किस उदाहरण के रूप में देख सकते हैं? इसे आदर्श सिद्धांत का उदाहरण माना जाता है, या आदर्श सिद्धांत का उदाहरण है ये, ठीक है। आगे क्या है कि वैश्वीकरण से पृथ्वी का रूपांतरण एक वैश्विक गांव के रूप में हो गया है, यानी कि वैश्वीकरण होने से पृथ्वी क्या हो गई? पूरी पृथ्वी एक वैश्विक गांव के रूप में तब्दील हो गई, यानी कि एक गांव बन गया है जो पूरी तरह से कनेक्टेड है। ये बात है, इस सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है। तो ये किसने कहा?
तो ये मार्शल मैकलुहान ने ये कहा है, उनसे संबंधित है, ठीक है, इनसे संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे। ये सब क्वेश्चंस हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप ध्यान से देखेंगे और कहीं एक जगह लिख लेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और प्रीवियस ईयर पेपर अगर पूरी तरह से आप तैयार कर लेते हैं 8-10 सालों के, तो 10-15 सालों के अगर प्रीवियस ईयर पेपर तैयार हो गए आपके, तो समझ लीजिए कि आपको जो है कोई रोक नहीं सकता है सिलेक्शन से, और जो भी वहाँ पर क्राइटेरिया है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी क्रम में मैं आपको ये सब देने की कोशिश कर रही हूँ क्वेश्चन निकाल करके। तो क्वेश्चन को एक एक वर्ड को अच्छे से पकड़ना है, और क्योंकि वन लाइनर में खतरे ज़्यादा होते हैं, जब सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं समझ ज़्यादा आते हैं, वन लाइनर में हम फैक्ट छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है। प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्थिक न्याय की अवधारणा प्रदान की गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा कि आर्थिक न्याय की अवधारणा कहाँ कहाँ प्रदान की गई है, तो ये देखो प्रस्तावना में और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रदान की गई है, ठीक है। दोनों जगह पर एक भी दे देगा, हो सकता है दोनों ऑप्शन भी दे दे, हो सकता है दोनों को एक साथ दे दे या दोनों को अलग अलग दे दे, फिर उसके बाद कोड दे दे। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ कि प्रस्तावना में भी दी गई और नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उसमें भी दिया गया है। किसकी बात की गई है? आर्थिक न्याय की बात की गई है। आर्थिक न्याय की अवधारणा कहाँ कहाँ पर दी गई है, चलिए देखेंगे। इसलिए आप एक बार जो है वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर पूरा अच्छे से सुनिए, देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाएगा वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन को पकड़ने में सक्षम रहेंगे। आगे है कि गांधी जी द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज जो है, इस कथा जो है, ये आख्यान की किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो संवाद श्रेणी में इसको रखा जा सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार से क्वेश्चन आंसर के रूप में है, क्वेश्चन पूछ करके उसी का जवाब देना, तो संवाद श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। आगे देखेंगे, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा कब निर्णय लिया गया? तो ये 7वां संशोधन जो हुआ था, 7वां संशोधन, उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल जो है नियुक्त किया जा सकता है, 7वां संशोधन, ठीक है। ये एक बात और इसमें डेट और देख लीजिए, ये जो लिखा है मैंने ये क्वेश्चन से उठाया है, ये मैं जो दे रही हूँ तो उससे रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो 1956 में जो है 7वां संविधान संशोधन होता है, और इसमें एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है कि 7वां संवैधानिक संशोधन उच्च न्यायालय के अतिरिक्त जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति भी प्रदान करता है, ठीक है। तो यानी कि ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीशों से संबंधित है। इतना डेप्थ में पूछेगा नहीं, अगर पूछ लेता तो ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अभिजात वर्ग के सिद्धांतकार, जो ये अभिजात वर्ग है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, और यही 4 जो हैं, सी राइट मिल्स, रॉबर्ट मिशेल, जोसेफ शुम्पेटर, इन्हीं को घुमा फिरा के पूछता रहता है, तो हमने इनको एक ही जगह कर दिया है, आप इनको रट लीजिए। अभिजात वर्ग के सिद्धांतकार जो हैं कौन कौन से हैं? मोस्का हैं, सी राइट मिल्स हैं, रॉबर्ट मिशेल हैं एंड जोसेफ शुम्पेटर हैं, ठीक है। इतने हैं, तो इनको जो है ये 4 ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको आप रट लीजिए। मोस्का, ये गिटानो मोस्का होगा, तो मोस्का, सी राइट मिल्स, रॉबर्ट मिशेल्स, जोसेफ शुम्पेटर, 4 हैं, रट लीजिए। इसी में जो है ज़्यादातर यहीं से पूछता है। आगे देखेंगे नकारात्मक अधिकार। नकारात्मक अधिकार क्या होते हैं? नकारात्मक अधिकार वो होते हैं जो गैर हस्तक्षेप जिसमें शामिल हो, यानी कि जिसमें हस्तक्षेप ना हो, बिल्कुल पूरी तरह से पाबंद हो, उसे जो है नकारात्मक अधिकार बोलते हैं। इसी तरह स्वतंत्रता भी क्या होती है? नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, तो उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल शामिल नहीं होता है, यानी कि पूरी तरह से वो लिबर्टी की बात करता है। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र, कोई हस्तक्षेप नहीं। और सकारात्मक जो अधिकार होते हैं उसमें अधिकार तो मिलते हैं, बट उसके साथ साथ कर्तव्य भी शामिल होते हैं, तो ये सकारात्मक अधिकार ये होते हैं कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी शामिल होते हैं। नकारात्मक अधिकार गैर हस्तक्षेप, उसमें क्या शामिल होता है? गैर हस्तक्षेप शामिल होता है, ठीक है। तो नकारात्मक अधिकार, सकारात्मक अधिकार, ये आप ध्यान रखेंगे। एक एक वर्ड को, एक एक फैक्ट को यहाँ से अलग अलग इसको तोड़ के उठाना है आपको। ये नहीं कि एक लाइन में मिल गया पढ़ लिया, एक लाइन में अच्छा भी होता है, टाइम की सेविंग होती है, लेकिन आपको एक एक फैक्ट वहाँ से तोड़ तोड़ करके उठाना होता है। आगे देखेंगे राजभाषा अधिनियम को कब लागू किया गया है? 1963 में लागू किया गया है, ठीक है। राजभाषा अधिनियम की बात हो रही है, 1963 में लागू किया गया है। ये पुस्तक है सिटी ऑफ गॉड, किसकी पुस्तक है? तो ये संत ऑगस्टाइन की पुस्तक है, ठीक है।
और भारत में आधुनिकता द्वारा पारंपरिक ढांचे के समक्ष चुनौतियों के सामने खड़े होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो जो भारत में आधुनिकता को लाना चाहता था और जो पारंपरिक ढांचा था समाज का, उनकी चुनौतियों के सामने जो खड़ा होने वाला व्यक्ति कौन था? तो राजा राम मोहन राय थे। और इन्होंने अपना सफल अभियान सती प्रथा के जो सती प्रथा कुरीति थी उसके विरुद्ध चलाया था। सफल अभियान था इनका ये, उसके विरुद्ध इन्होंने चलाया था। ठीक है, तो आगे है बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर अमर्त्य सेन लिखा है, नॉजिक लिखा है। तो इनकी हम पुस्तक इनकी भी देख लेते हैं कौन कौन सी पुस्तक हैं। तो अमर्त्य सेन की पुस्तक की यदि हम बात करें तो जॉन रॉल्स की पुस्तक से मिलती जुलती है। क्या है? द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये इनकी जो है पुस्तक है। और नॉजिक की बात करें तो नॉजिक की बुक ये बहुत फेमस है, ये इनकी बुक, इनकी वजह से ये बहुत फेमस हुए हैं। और ये किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये बुक आती है? जो रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है, यानी कि जो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जिस पे न्याय का सिद्धांत दिया है, इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप इनकी ये बुक आती है। ठीक है, 1971 में जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस रॉल्स की बुक्स आती है और 1974 में इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है इनकी बुक आती है। किसकी? नॉजिक की, अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। तो ये इनकी जो है पुस्तक है, किसके आती है? जॉन रॉल्स की जो पुस्तक है इसकी जस्टिस ये जो है इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप में आती है। ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस इसके प्रतिक्रिया स्वरूप में आती है। ये आती है 1971 में आती है और ये आती है 1974 में आती है। तो इनका क्रम भी आप याद रख सकते हैं, 3 साल बाद आ जाती है ये भी। चलिए देखेंगे आगे क्या है। संप्रभुता जो है, संप्रभुता वेदांत की बात हो रही है। संप्रभुता वेदांत सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है? तो ये जॉन ऑस्टिन के जाता है। ठीक है, जॉन ऑस्टिन महोदय को ये श्रेय जाता है। लिवायथन ये भी पुस्तक है, किसकी है? हॉब्स की है। ये कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत इजी हैं लेकिन ये बार बार पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है। और वैसे भी हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो कुछ भी प्रीवियस ईयर में मिलेगा हम सब आपको देंगे। जो एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, क्योंकि अब जो है कंपटीशन बढ़ रहा है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज हम आपको थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड करते रहेंगे। तो जो मैं लिख रही हूँ, ये जो पेपर के दिए गए के अलावा जो फैक्ट हैं वो मैं थोड़ा थोड़ा रिलेट करके देती जा रही हूँ। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब ये आती है? ये इसकी डेट पूछता है सीधे सीधे, क्योंकि ये बहुत ही फेमस बुक है, बाइबल कही जाती है। और क्या है कि ये 1848 इसकी डेट पूछता है। तो ये इंपॉर्टेंट है डेट, ऐसा मत सोचना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मार्क्स द्वारा लिखी जाती है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, मार्क्स द्वारा इसको लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। कार्ल मार्क्स ने समय के साथ समाज के परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया था? तो इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो है पद्धति किया, मतलब इसमें जो है इस पद्धति का उपयोग किया था। और इसमें जो है इतिहास को इन्होंने कितने कई युगों में बांटा है, जिसमें कि 2 कैटेगरी होती है, यानी कि 2 वर्ग वहाँ पर होते हैं। सिर्फ एक जो आदिम साम्यवादी युग होता है उसको छोड़ के, उसमें सभी रिसोर्सेज पे बराबर सबका हक होता है, वहाँ कोई वर्ग नहीं होता, कोई शोषण नहीं होता। उसके बाद फिर शुरू हो जाता है इनका मालिक और जो है दास, फिर ये आते हैं पूंजीपति, ये आते हैं सामंत और श्रमिक आ जाते हैं, किसान आ जाते हैं, फिर पूंजीपति आ जाते हैं और श्रमिक आ जाते हैं, मजदूर आ जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो है इतिहास को समय को कैटेगराइज किया है। और सिर्फ एक आदिम युग को छोड़ करके बाकी सभी में 2-2 वर्ग इन्होंने बताए हैं। और फिर ये कहते हैं कि अब जब ये सर्वहारा जो वर्ग है क्रांति करेगा तो फिर से वही मतलब आ जाएगा कि जहाँ ना राज्य होगा, ना शोषण होगा, ना कोई वर्ग होगा, और सब पर जो है रिसोर्सेज पर सबका साझा नियंत्रण होगा। तो वही युग पहले वाला आ जाएगा, ऐसा ये संकल्पना करते हैं, जो कि यूटोपियन है। ठीक है, आगे देखेंगे। टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण ये किससे संबंधित है? अरस्तु से संबंधित है, इसको ऐसे रट लीजिए। ठीक है, टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण अरस्तु से संबंधित है। पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो इन्हीं की पुस्तक है। पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की पुस्तक है। रिपब्लिक किसकी है? प्लेटो की है। ठीक है, रिपब्लिक प्लेटो की है। द प्रिंस किसकी है? मैकियावली की है, मैकियावली। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और व्यवहार क्रांति के जनक कौन है? डेविड ईस्टन है।
व्यवहार क्रांति की अगर हम बात करें कि उत्तर व्यवहार क्रांति के जनक कौन है, तो यही डेविड ईस्टन महोदय हैं। ठीक है, ये भी इसके जनक हैं, इसके भी जनक है और इसके भी जनक है, व्यवहार क्रांति के भी जनक हैं। चाहे उत्तर व्यवहार क्रांति आ जाए, जनक कौन होगा, डेविड ईस्टन महोदय ही हैं। दादा भाई नौरोजी कैसे हैं, उदारवादी हैं। ठीक है, और लाल बाल क्या हैं, गर्मपंथी हैं। ये नरमपंथी हैं दादा भाई नौरोजी, लाल बाल गर्मपंथी हैं, या उग्रवादी जो है इससे उग्रवादी क्राइटेरिया से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी पुस्तक है, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है, मॉन्टेस्क्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, इसी में जो है इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, शक्ति पृथक्करण। ठीक है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इसी में दिया है, जो अमेरिका में फॉलो किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे देखेंगे 73वां संविधान जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, और ये होता कब है, ये जो है 1992 में जो, सॉरी यहाँ पे 22 कर दिया मैंने, इसको सही कर लेते हैं पहले। 1992 में जो है ये संशोधन किया जाता है। ठीक है, और 1993 में लागू हो जाता है। कब, डेट क्या है, डेट इसकी इम्पोर्टेंट है, 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हो जाता है। यहीं पर हम देख लेंगे 74 संशोधन। 74 संशोधन के द्वारा क्या होता है, क्या लागू होता है यहाँ पर, जो नगर पालिकाएँ, ठीक है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं। ठीक है, इससे संबंधित है। और क्या होता है कि इसमें ये भी 1992 में संशोधित किया जाता है, संशोधन होता है इसका, और इसके द्वारा जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक है, 12वीं अनुसूची जो है जोड़ी जाती है, और इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक है, 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी जाती है। ठीक है, और ये भी 1993 में ये भी लागू होता है। डेट यहाँ पर चेंज है, 1 जून है। मैं 1 जून में, वैसे तो 99% कन्फर्म हूँ, फिर भी एक बार इसको आप लोग चेक कर लेना। वैसे ये 1 जून ही है, मुझे याद है 1 जून ही है, फिर भी आप लोग एक क्रॉस चेक एक बार कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हमसे भी कुछ गलत हो जाता है, तो वैसे मुझे याद है कि ये 1 जून ही है। तो 1 जून को इसको 1993 1 जून में ये लागू हो जाता है। ठीक है, ये 24 अप्रैल 1993 में लागू होता है, ये 1 जून में लागू हो जाता है, 1993 में लागू हो जाता है। ये 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, इसमें कितने 18 विषय होते हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ लेते चलिए क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट वो है। और यहाँ कितने होते हैं, 29 विषय होते हैं। ठीक है, 28 कर दिया, बोल रही हूँ सही, लिख रही हूँ गलत, है ना। चलिए, यहाँ पर कितने होते हैं, 29 विषय होते हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय होते हैं। नेक्स्ट है सार्क। ये जो क्षेत्रीय संगठन है, इनके बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा। इसकी स्थापना कब होती, 1985 में होती सार्क की, और ये इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है, ये काठमांडू में है। ठीक है, सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं, 8 हैं आज के समय पे। सबसे जो लास्ट में कौन, अफगानिस्तान जो है शामिल हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अफगानिस्तान जो है सबसे लास्ट में शामिल हुआ है। जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था, 14वां शिखर सम्मेलन, इसी के द्वारा जो है ये शिखर सम्मेलन, इसके द्वारा जो है ये शामिल हुआ है। ठीक है, और ये 8वां देश है अफगानिस्तान। इसके पहले 7 देश थे। 7 देश में कौन कौन है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। एक बार सुन लीजिए, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 7 देश थे। 8वां जो है ये अफगानिस्तान है। 2007 में जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ, इसी के द्वारा ये इसने जो है एंट्री ली है। ये प्रेक्षक देश भी पूछता है। ठीक है, ये तो 8 क्या हो गए, सदस्य हो गए। ठीक है, सदस्य हो गए, ये ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। फिर क्या बोलता है कि प्रेक्षक देश कितने हैं, तो हो सकता है इसकी डिटेल में ना जाए, लेकिन इतना तो पूछ ही सकता है कि प्रेक्षक देश कितने हैं, 9 हैं। प्रेक्षक देश कितने हैं,
9 देश हैं प्रेक्षक। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोप संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार और दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य। ठीक है, इतने जो हैं इसके प्रेक्षक देश हैं। चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हमने डिस्कस कर ली हैं। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है, जो कि ये ऊपर दिया हुआ है। बाकी की चीज़ें हमने देख ली हैं। इसका पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस हिंदी में बोलते हैं इसको, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और शॉर्ट में इसको दक्षेस बोलते हैं, दक्षेस। चलिए देखेंगे, सप्तांग थ्योरी की बात करेंगे। सप्तांग थ्योरी कौटिल्य के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये मनु के द्वारा भी दी गई है, लेकिन मानी जाती है कौटिल्य की ही, क्योंकि कौटिल्य जो है राजनीति से संबंधित है। मनु को ज़्यादा मतलब समाज से संबंधित बताया गया है, राजनीति से संबंधित जो है कौटिल्य ही है। इन्हीं को जो है भारतीय राजनीतिक चिंतक के रूप में देखा जाता है। तो सप्तांग थ्योरी की बात करेंगे हम। तो इनकी जो सप्तांग सिद्धांत की थ्योरी है, तो इन्होंने राज्य के जो है 7 अंगों की बात की है, जिसमें से सबसे शीर्ष पर रहेगा राजा और सबसे नीचे रहेगा मित्र यानी सहयोगी। तो हम इसको सीक्वेंस में ही देख लेते हैं। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो ये सभी जो हैं इसके सप्तांग के ये 7 अंग हैं राज्य के। कौन कौन से हैं आप लिख लीजिए? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये सभी हैं। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी, मतलब कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके अदर नेम क्या हैं? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त और क्या है? और चाणक्य। मौर्य राज्य की स्थापना में इनका बहुत बड़ा रोल है, और इनको शिक्षक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, दार्शनिक और शाही सलाहकार ये माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सप्तांग थ्योरी से संबंधित हो गया ये। ठीक है, ये इसके जो हैं 7 अंग हैं। और चलिए आगे देखेंगे हम। अधिकार राजनीतिक तुरूप की तरह, यानी कि जिसको इंग्लिश में पॉलिटिकल ट्रम्प्स भी बोलते हैं, तो उसकी तरह होते हैं। अधिकार राजनीतिक तुरूप की तरह मौजूद होते हैं। ये किसने कहा है? रोनाल्ड डार्विन ने कहा है। रोनाल्ड डार्विन के द्वारा कहा गया ये सेंटेंस है कि अधिकार राजनीतिक तुरूप की तरह मौजूद होते हैं। इसको बस ये फैक्ट है, ऐसे ही आप देख लेंगे, याद कर लेंगे। रॉबर्ट नोजिक के कार्य को कैसे जो है वर्गीकृत किया जा सकता है? तो स्वाधीनता का समर्थक सिद्धांत के तहत जो है इसको रखा जा सकता है, यानी कि स्वाधीनता के समर्थक सिद्धांत के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, आगे क्या है कि पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के द्वारा जो है, चीन के बीच में इस सिद्धांत का जो ये ट्रीटी था, इसको साइन किया गया था। कब किया गया था? 1954 में किया था 1954 में किया गया था। तो इसको साइन करने वाले कौन कौन से थे? भारत से कौन था? नेहरू थे। और चीन से कौन था? ये चीन से थे झाऊ एन लाई। ये जो पीएम थे कहाँ के थे? ये चीन के थे। और ये जो थे कहाँ के थे? ये तो भारत के, आपको पता ही है, नेहरू। और इसी के बाद जो है इन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का जो है नारा दिया था। किसने? भारत ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा यहाँ भारत के द्वारा जारी किया गया था। देखेंगे आगे जो बांग्लादेश मुक्त युद्ध है, ये कब हुआ था? ये 1971 में हुआ था। तो ये मुक्त युद्ध कह लीजिए या संग्राम भी इसको बोला जाता है, मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को क्या होता है कि ये बांग्लादेश बना था, यानी कि पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान था, आज के डेट में जो पाकिस्तान है, उस समय ये पश्चिमी पाकिस्तान था, और जो बांग्लादेश है इसे पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। ठीक है, तो इससे मुक्त होकर के ये बांग्लादेश बना था, एक अलग देश बन गया था। ठीक है, तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ये क्या है, अभी जो पूर्वी पाकिस्तान, उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान था, और जो पाकिस्तान था यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान था, उसके ज़रिए यहाँ के जो लोग थे, बांग्लादेशी थे, इन पर काफ़ी अत्याचार हो रहा था। तो इन सब लेकर के काफ़ी वहाँ पर विरोध शुरू हो गया, और जो शेख मुजीब उर रहमान थे, इन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया गया। तो यहाँ से कुछ फैक्ट निकल के आते हैं, बाकी आप सुन लीजिए। फैक्ट है संस्थापक
किसके संस्थापक? बांग्लादेश के, ठीक है, बांग्लादेश के कौन हैं? शेख मुजीब उर रहमान है, शेख मुजीब उर रहमान है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, आज़ादी के लिए संघर्ष किया और ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, ठीक है। ये जो मुजीब रहमान हैं इनको क्या कहा जाता है? एक तो ये राष्ट्रपिता बोले जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपिता किसके? बांग्लादेश के, क्योंकि ये संस्थापक नेता है शेख मुजीब उर रहमान। और इन्हें मुजीब को क्या किया था? बंग बंधु की उपाधि से नवाजा गया था, ठीक है। तो बंग बंधु, ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बंग बंधु की उपाधि से इनको नवाजा गया। ये कुछ खास फैक्ट है इनके बारे में, ये आप नोट डाउन करेंगे। और ये आवामी लीग से संबंधित है, यानी कि आवामी लीग के ये नेता थे, वो भी ध्यान आपको रखना है कि आवामी लीग से संबंधित थे ये, ठीक है। और इनकी फिर क्या होता है कि 1975 में इनके सरकारी आवास पर ही सेना के कुछ जूनियर अफसर और आवामी लीग के कुछ नेता जो थे इनके दुश्मन बन चुके थे, तो उन्होंने मिलकर इनकी मुजीब उर रहमान की हत्या कर दी थी। उस समय इनकी दोनों बेटियां शेख हसीना वाजिद और शेख रेहाना कहाँ थी? जर्मनी की यात्रा पर थी, पश्चिमी जर्मनी की यात्रा पर थी। तो ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही कर लीजिए, हो गया जितना मैंने लिखा है। चलिए देखेंगे हम आगे। राजा राम मोहन राय ने सफल अभियान जो है सती प्रथा के विरुद्ध शुरू किया था, ठीक है। इनका सफल अभियान रहा है सती प्रथा के विरुद्ध। और अरस्तू के अनुसार देखें तो लोकतंत्र की उत्पत्ति कब होती है? जब राजतंत्र व्यवस्था होती, प्रणाली होती, उसमें विकृति आ जाती है। तो जब राजतंत्र में विकृति आ जाती है तो लोकतंत्र की उत्पत्ति होती है अरस्तू के अनुसार, ठीक है। मैक्स वेबर ने कितने प्रकार के प्राधिकरण की पुनरावृत्ति की है? तो इन्होंने 3 प्रकार के प्राधिकरण की बात हो रही है। कितने प्रकार के प्राधिकरण होगा या प्राधिकार होगा? यहाँ प्राधिकार भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कभी कभी प्राधिकार की बात करता है। तो ठीक है, आप समझते हैं इतना। तो कितने प्रकार की पुनरावृत्ति की है? तो इन्होंने 3 प्रकार की बात की है, 3 प्रकार की बात की है। तो इन्होंने 3 प्रकार के पुनरावृत्ति की बात की है। तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से 3 हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कई बार हमने बताया है आपको, आज आप हमें बताएंगे। आगे देखेंगे कांग्रेस प्रणाली शब्द का गठन जो है रजनी कोठारी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस प्रणाली शब्द किसके द्वारा इस शब्द का गठन किया गया? तो रजनी कोठारी के द्वारा, जो 1960 की भारतीय पार्टी प्रणाली को देखते हुए इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, कांग्रेस प्रणाली शब्द, ठीक है। आगे देखेंगे सार्क बहुपक्षीय संस्था ने साफ्टा बनाने का निर्णय लिया, ठीक है। साफ्टा बनाने का निर्णय लिया, साफ्टा क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि सार्क जो है बहुपक्षीय संस्था जो है, तो इसने बनाने का निर्णय लिया, तो वहाँ से बहुत सारे नीचे ऑप्शन होंगे, नाटो सेंटो जैसे साफ्टा, ऐसे कुछ भी दे देगा, तो आपको साफ्टा चूज करना। साफ्टा जो है सार्क से संबंधित है और इसमें 2006 में जो है ये एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स कब आया था? 2006 में जो है ये लागू कर दिया गया था। इसमें जितने भी देश हैं इसमें सब ने जो है सिग्नेचर कर दिए और 2006 में ये इनफोर्स में आ गया, यानी कि लागू कर दिया गया था, ठीक है। और साफ्टा क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ द साउथ एशियन, ये जो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया है, ठीक है। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया है, इसे साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, तो ये सब इसका है। इसको जो है शॉर्ट में साफ्टा बोलते हैं, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। और ये संबंधित किससे है? जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इनसे ये संबंधित है, ठीक है। तो ये इसी की एक संस्था है और किस लिए किया गया है कि जो फ्री ट्रेड है इसके लिए जो है एक ये एग्रीमेंट है जो कि 2006 से लागू हो गया है, ठीक है। ये इसकी कुछ मेन बातें हैं। चलिए आगे देखेंगे। और आगे क्या है कि धन विधेयक को पारित या वापस करने के लिए राज्यसभा को दी गई समय सीमा कितनी होती है? तो 14 दिन होती है, चाहे वो पारित करके मतलब उसको भेज दे या वापस कर दे, उसमें थोड़ा सा संशोधन करने के लिए
तो कोई भी चीज़ करेगा, अगर किसी पे भी अमल करता है तो किसी भी एस्पेक्ट पे अमल करता है तो 14 दिन के लिए उसके 14 दिन का ही उसके पास टाइम होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। स्थापना के समय भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार थे तो कितने थे? 7 थे। ध्यान रखने वाली बात है। अब कितने हैं? अब 6 हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट हैं प्रेजेंट में। और अगर हम देखें कि अभी 6 फंडामेंटल राइट हैं तो कौन सा अलग हुआ? तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से निकाल करके कहाँ ये विधिक अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकार से काट दिया है और ये एक विधिक अधिकार बन गया है। ठीक है, विधिक अधिकार बन चुका है और रखा कहाँ गया है? ये 300A में इसको पुट कर दिया गया है, इंसर्ट कर दिया गया है। तो ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं। आगे देखेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो निर्वाचक मंडल होता है, उसके द्वारा होता है, परोक्ष रूप से होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं होता, यानी कि जनता इसमें भागीदारी नहीं लेती है डायरेक्ट, उसके प्रतिनिधि जो है इसमें भागीदार बनते हैं। तो ये एक निर्वाचक मंडल है। आगे देखेंगे। हाउस ऑफ एल्डर्स किसे माना जाता है? यानी कि अगर भारत में किसी सदन को हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाए तो कौन है? वो राज्यसभा को ही कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। इजाया बर्लिन ने स्वतंत्रता की अवधारणा को नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता 2 घटकों में वर्गीकृत किया है और नकारात्मक स्वतंत्रता को इन्होंने प्रमुखता दी है। किसने? इजाया बर्लिन ने। नकारात्मक स्वतंत्रता के ये समर्थक हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना का जिम्मेदार कौन है? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सामुदायिक आलोचना किसने की या इसका जिम्मेदार कौन है? किसकी? वितरणात्मक न्याय की। तो ये माइकल सैंडल हैं, यही हैं इसके जिम्मेदार। द्वंद्वात्मक विचारवाद की कार्यप्रणाली किससे संबंधित है? हेगल से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, भाषा के संबंधित है। भाषा किसमें? 8वीं सूची में रखी गई है। आज प्रेजेंट टाइम में हम जो है 22 भाषाएं हैं। जब मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में कितनी थी? तो उस समय ये 8 भाषाएं थीं। सॉरी, 8वीं अनुसूची है, उस समय 14 भाषाएं थीं। ठीक है, कितनी थी? 14 उस समय ये 14 लैंग्वेज थी। इसमें जो है 8 भाषाएं और सम्मिलित की गई हैं। कब कब की गई ये भी इम्पोर्टेंट है, आप देख लेंगे यहाँ पर। तो जो सबसे पहले है सिंधी को जोड़ा गया है। सिंधी को जोड़ा गया। कब इसको कब जोड़ा गया? जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन के होता कब है? ये 1967 में इसके द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर जो है कोंकणी, ये जो दूसरा होता है भाषा, दूसरा जो टर्म आता है इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा जाता है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो ये कब जोड़ी जाती हैं? जो 71वां संविधान संशोधन होता है, 71 संशोधन, इसके द्वारा। और ये जो जोड़ा जाता है, कब जोड़ा जाता है? 1992 में। 1992 में जोड़ा जाता है। फिर तीसरा फिर से एक दौर निकलता है। तो ये होता है कि 92वां संविधान संशोधन होता है, इसके द्वारा जोड़ा जाता है। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी जाती हैं? बोडो और डोगरी। ठीक है, बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली 4 भाषाएं जोड़े। पहले 1, फिर 3 और फिर 4। तो ये यहाँ पर बोडो, यहाँ पर दोनों में डोडो है, बोडो डोगरी, और यहाँ था है मैथिली संथाली। इससे आप इसका जो है पेयर बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। ये जो 92वां संविधान संशोधन है ना, इसके द्वारा जोड़ी गई हैं। और कब है? 2003 में जोड़ी गई हैं। ठीक है, 2003 में जो है ये जोड़ी जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी होगी, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी डेट, कौन कौन सी भाषा कब कब जोड़ी गई है, तो ये पूछा जाता है अक्सर। देखेंगे आगे। जो उपयोगितावाद का संस्थापक कौन है? बेंथम है। इन्होंने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात की थी। ठीक है,
और इनके जो इस सिद्धांत को रॉल्स ने खंडित किया था अपने जो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में, इन्होंने इसको जो है इसकी आलोचना की थी, खंडित किया था, जो भी कह लीजिए। तो बेंथम ने उपयोगितावादी हैं ये, और अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का जो है इन्होंने सिद्धांत दिया है। कानूनी जो अधिकारों के समर्थक हैं ये, प्रबल समर्थक हैं, और जो प्राकृतिक अधिकार हैं उसको इन्होंने जो है बकवास बोला है, यानी कि उसको ये जड़ से नकारते हैं, उसके विरोधी हैं, घोर विरोधी हैं। देखेंगे आगे, मार्क्सवाद सिद्धांत के लिए लेनिन का योगदान। अगर जो मार्क्सवाद सिद्धांत के लिए लेनिन का जो योगदान देखा जाए तो क्या है अच्छा योगदान, बड़ा योगदान? वैनगार्ड पार्टी का सिद्धांत और उपनिवेशवाद के सैद्धांतिक वर्णन, इस रूप में जो है इन्होंने क्या किया है, अपना जो है योगदान दिया है। वैनगार्ड पार्टी आप इसको पढ़ेंगे, इसमें जो दिया गया है कि वैनगार्ड पार्टी में जो है कुछ नेताओं का जो होता है, जो कि स्किल्ड हैं, उनका नेतृत्व जरूरी होता है। इसको डेप्थ में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इतना लर्न कर लीजिए कि वैनगार्ड पार्टी का सिद्धांत और उपनिवेशवाद के सैद्धांतिक वर्णन, इस रूप में इन्होंने जो है मार्क्सवाद सिद्धांत का जो है ये इनका वर्णन जो होता है, ये मार्क्सवाद सिद्धांत के लिए एक योगदान माना जाता है। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। ये एक बुक है द रूलिंग क्लास। इसके लेखक कौन है? गिटानो मोस्का हैं, रूलिंग क्लास के, ठीक है, गिटानो मोस्का हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलती है। रॉबर्ट डाहल की बात करें तो राजनीतिक अवधारणाओं का प्रतिपादन जो है इन्होंने इस रूप में किया है। किस रूप में किया है? बहुशासन के रूप में किया है। रॉबर्ट डाहल ने राजनीतिक अवधारणाओं का प्रतिपादन बहुशासन के रूप में किया है। और फिर क्या होता है कि मतदान की उम्र की बात हो रही कि 18 वर्ष कब की गई? 21 पहले थी, ठीक है, 21 से जो है मतदान की उम्र 21 से 18 कब की जाती है? तो ये कर दी जाती है 61वां संविधान संशोधन जो होता है इसी के द्वारा की जाती है। और 61वां संविधान संशोधन कब होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। एन एजेंडा फॉर पीस, ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये बुतरस घाली थे, ठीक है। तो जो ये एन एजेंडा फॉर पीस ये जो लाई गई थी स्कीम, तो ये जो बुतरस घाली का टाइम चल रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव के रूप में, उस समय जो है ये लाई गई थी, इनसे संबंधित है। वान की मून, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक की बात करें तो फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये इनकी पुस्तक का नाम है और काफ़ी फेमस है, आपकी एनसीईआरटी में भी दी गई है ये। आंग सान सू की, ठीक है। 123 सैन्य परमाणु समझौते की बात करेंगे तो ये जो है इस पे ये समझौता किससे संबंधित है? अमेरिका और भारत, ठीक है, अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है ये, भारत के बीच में ये हुआ है। और ये जो है 2008 में इस पर साइन होते हैं। कब होते हैं? 2008 में इस पे जो है साइन होते हैं। और ये है क्या, इसका दूसरा नाम क्या है? अगर दूसरा नाम देखें 123 समझौते का दूसरा नाम है यूएसए भारत असैनिक परमाणु समझौता। तो यूएसए भारत असैनिक परमाणु समझौता, ये इसका दूसरा नाम है। तो दोनों नाम से पूछा जा सकता है। और 2008 में जो है इस पे साइन हुए, हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो 2008 में भारत और अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर दोनों ने किए हैं 2008 में। केशवानंद भारतीवाद जो है बुनियादी ढांचे से संबंधित है। ये 19 कब आता है? 1973 में इसका डिसीजन होता है। और 13 न्यायाधीशों की बेंच ये जो है बैठी थी और इसमें जो है तब ये 6-7 के रेशियो से इसमें डिसीजन आता है। और डिसीजन में ये कहा जाता है कि प्रस्तावना को लेते हुए, यानी संविधान के सभी भाग में, प्रस्तावना में भी सभी भागों में जो है संसद क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, लेकिन जो बुनियादी संरचना है संविधान की उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और ये बुनियादी संरचना कौन तय करेगा? ये सर्वोच्च न्यायालय ही तय करेगा। न्यायालय इसको तय करेगा कि बुनियादी संरचना क्या है। यानी कि यदि कोई कानून जो है बुनियादी संरचना को वो तोड़ रहा है तो इसका डिसीजन कौन करेगा? न्यायालय ही करेगा। तो ये डिसीजन उसने अपने पास रखा था, बाकी कह दिया था कि ठीक है, प्रस्तावना से लेकर मौलिक अधिकार पूरे संविधान को तुम संशोधन करते रहो, लेकिन बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ बिल्कुल मत करना। तो और इसी केस में जो है
इसके पहले जो है बेरुआरी केस था, उसमें बोला था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं, लेकिन इसमें बोला कि ये प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और संसद सभी पर जो है संशोधन कर सकती है। तो ये सारी बातें इससे संबंधित हैं। ये डिसीजन 24 अप्रैल को आया था, 24 अप्रैल, ये भी डेट भी इसकी जो है ध्यान रखनी है आपको, डेट इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, आपातकाल संबंधित है किससे? अनुच्छेद 352 से संबंधित है, यानी कि जो राष्ट्रीय आपात लगता है 352 को लगता है। अगर हम बात करें कि जो राज्यों में लगता है राष्ट्रपति शासन, तो वो राष्ट्रपति शासन की बात कर लें अगर हम, राष्ट्रपति शासन, तो ये कब लगता है? 356 के तहत लगता है, ठीक है। और अगर हम वित्तीय आपात की बात करें, वित्तीय आपात की बात करें तो 360 के तहत जो है ये लगाया जाता है। आजकल इसकी, आज तक जो है इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, यानी कि ये एक बार भी प्रयोग में नहीं लाया गया है 360, ठीक है। तो ये जो आकस्मिक निधि होती है ये किसके अंतर्गत? पहले संयुक्त बैठक देख लेते हैं। ये 108 के तहत बुलाई जाती है जब जो है दोनों सदनों में कुछ गतिरोध आ जाता है, यानी कि एक संसद से साधारण बिल जो है पास होकर, पारित होकर के दूसरे सदन में जाता है और वहाँ पर कुछ उसमें रुकावटें आती हैं, तो ये राष्ट्रपति जो है 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है, ठीक है। जो स्पीकर होता है वो करता है इसकी अध्यक्षता। और आकस्मिक निधि की बात करें तो ये किसके अंडर में होती है? राष्ट्रपति की अंदर में होती है, ठीक है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, नियंत्रण में होती है आकस्मिक निधि, ठीक है। आगे देखेंगे, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियाँ कितनी थी? तो 8 थी, जो कि अब कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं, ठीक है, 4 और जुड़ गई हैं। भाग कितने थे? 22 थे। तो मूल संविधान में इतने थे और आज में भी अनुसूचियों को छोड़ करके ये भाग भी 22 हैं और अनुच्छेद भी 22 हैं। इसमें सब सेक्शन जुड़े हैं। तो सब सेक्शन, अगर गणना की जो मूल अनुच्छेद कितने हैं? 395 ही हैं। यदि गणना के अकॉर्डिंग हम देखें कि गणना में कितने हुए हैं, तो 2022 तक जो है, मार्च 2022 तक कितने थे? ये 470 हो गए थे। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक बार अपडेट होके जाएंगे कि आज के टाइम पे कितने हैं, ठीक है। और अगर हम भाग की बात करें तो मूल भाग भी उतने ही हैं, लेकिन गणना की अगर अकॉर्डिंग देखें, हम गणना की दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये 25 हैं, ठीक है, 25 हैं। हमने संविधान जो है पढ़ा रखा है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें सब अच्छे से डिटेल में बता दिया है। तो गणना से देखेंगे 25 हैं, लेकिन मूल अभी भी 22 ही हैं। इसमें क्या हुआ कि जैसे ये 4 जो संविधान का भाग 4 है उसमें 4A जोड़ दिया गया। कौन सा जोड़ा गया? 4A जोड़ दिया गया, ठीक है। 14 संविधान है तो 14A कर दिया गया। तो ऐसे करके ये सब सेक्शन बढ़ गए हैं, लेकिन मूल भाग जो है 22 ही हैं। और अगर एक एक करके हम गणना करेंगे तो 25 भाग हैं वहाँ पर, लेकिन मूल जो है 22 ही हैं। और ये जो दोनों हैं 4 और 14, ये किसके द्वारा जोड़े जाते हैं? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े जाते हैं। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है ये आपको पता है? ये होता है इमरजेंसी के टाइम पर, यानी कि 1976 के दौरान जो है ये 42वां संविधान संशोधन हुआ है। और यहाँ पर इतना हो गया। अनुसूचियाँ हमने अभी बात कर ही ली थी ऊपर, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखेंगे आगे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे VR अम्बेडकर थे, और ये जो है 1963 में इसकी स्थापना होती है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? VR अम्बेडकर। और स्थापना कब होती है इसकी? 1936 में होती है। ये कुछ थोड़ा सा उलझे हुए क्वेश्चन है, यानी कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आप समझेंगे, तो हमने क्वेश्चन को ही उठा करके यहाँ पे रखा है। और यदि आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो हमें ध्यान से सुन लीजिए, हो सकता है क्लियर कम हो, और आपको बाद में कुछ दिनों बाद ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप वहाँ इसको पढ़ने में साफ़ है बिल्कुल, हो सकता है वीडियो में देखने में कुछ क्लियर ना हो, तो आप हमें सुन करके इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, फिर PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन क्या है कि निश्चित अवधि के लिए लंबी योजनाएं तैयार करना। फिर से देखेंगे, निश्चित अवधि के लिए लंबी योजनाएं तैयार करने की सुविधा, जैसे कि अतीत की भारतीय पंचवर्षीय योजना, किस प्रकार के अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, मांग अर्थव्यवस्था, नवउदारवादी अर्थव्यवस्था, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था। तो ये नियंत्रित अर्थव्यवस्था का जो है उदाहरण है, ठीक है।
चलिए देखिए यहाँ पर टिक लगा हुआ है, ग्रीन टिक लगा हुआ है, वही सही आंसर है। फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आगे देखेंगे, कार्ल दयूत्स, ये कार्ल दयूत्स द्वारा व्यक्त संचार सिद्धांत, जो इन्होंने संचार सिद्धांत दिया है, संचार के किस मॉडल से लिया गया है? फिर सुनेंगे, कार्ल दयूत्स द्वारा व्यक्त यानी व्यक्त किया गया संचार सिद्धांत संचार के किस मॉडल से लिया गया है? तो सांख्यिकी विद संकल्पना, या पारिस्थितिकी मॉडल, या फिर सूचना सिद्धांत और साइबरनेटिक्स। तो हम आगे न जाते हुए यहीं पर कर लेंगे कि सूचना सिद्धांत और साइबरनेटिक्स से जो है संचार सिद्धांत लिया गया है। किसका? कार्ल दयूत्स का। ठीक है, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इन धाराओं में कौन सा सेट भारत के केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों की प्रकृति को चित्रित करता है? तो कौन सा करता है, यानी कि किस अनुच्छेदों में भारत के केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध रखे गए हैं, विधायी संबंध हैं, वहाँ और भी संबंध हैं, तो यहाँ पर सिर्फ विधायी संबंधों की बात हो रही है। तो विधायी संबंध ही क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता, तो विधायी संबंध 245 से लेकर 255 तक रखे गए हैं। ठीक है, यानी कि 10 अनुच्छेद हैं, आप इनको लर्न कर लेंगे। 245 से लेकर के 255 के बीच में विधायी संबंधों की वर्णन किया गया है या विधायी संबंधों को चित्रित किया गया है संविधान में। ठीक है, आगे देखेंगे हम। आगे क्या है कि निम्न में से कौन सा भारतीय विदेश नीति की सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ठीक है, सच्ची विशेषता की बात हो रही है। विदेश नीति की, जो भारतीय विदेश नीति है उसकी विशेषता का कौन सा जो है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, वो कौन जो है नहीं बताता है, कौन प्रतिनिधित्व नहीं करता है? उपनिवेशवाद विरोधी, ये भी है। पंचशील, ये भी है। गुटनिरपेक्षता, ये भी है ना। और राष्ट्रमंडल के साथ बनाए रखना अपने संबंधों को, वो ये भी सब सही है। तो ये क्या है? गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग, यही गलत है। क्योंकि वैसे भी गैर परमाणु जो हथियार, जो गैर परमाणु जिनके राज्यों के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, उनके पास तो भारत उनके ऊपर कभी परमाणु का प्रयोग करेगा नहीं, बल्कि इसने ये भी कहा है कि वो प्रथम प्रयोग नहीं करेगा परमाणु का। जब कोई उसके ऊपर प्रयोग करेगा तभी वो प्रयोग करेगा, ये इसकी विदेश नीति में शामिल है। प्रथम प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि प्रथम प्रयोग भी नहीं करेगा, और जिन राज्यों के ऊपर जिन राज्यों के पास परमाणु हथियार नहीं, उन पर भी वो परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है, राज्य और पूंजीवाद के साथ उसके संबंधों पर अध्ययन करते समय किस विचारक ने यह दलील दी थी कि राज्य प्रमुख वर्गों की ओर से काम करने वाला कर्ता नहीं है, बल्कि वर्ग संघर्ष का एक क्षेत्र है? ठीक है, तो वर्ग संघर्ष का एक क्षेत्र किसने कहा था ये? तो ये कहा था हमजा अलावी ने। किसने कहा था? हमजा अलावी ने। यहाँ बहुत सारे नाम दिए हैं, पर हमजा अलावी ने ये बात कही थी। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली में न्यायिक समीक्षा की शक्ति की जरूरत क्यों है? क्योंकि न्यायपालिका को शक्ति देने के लिए, विधायिका को सशक्त करने के लिए, शासनात्मक सत्ता की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए, मौलिक अधिकारों को निष्फल करने के लिए, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए। तो यही सही है आपका, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति की जरूरत है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियारों के प्रयोग को कौन सी संस्था प्राधिकृत कर सकती है? तो ये राजनीतिक परिषद है, यही जो है प्राधिकृत कर सकती है। ठीक है, भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियारों के प्रयोग को कौन सी संस्था प्राधिकृत कर सकती है? तो राजनीतिक परिषद है, यही कर सकती है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा को कौन सी विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? ठीक है, तो किसी राज्य का नाम बदलने या किसी राज्य के मौजूदा राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए, और दूसरा है राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में संशोधन और राष्ट्रपति के या की सेवानिवृत्ति के बाद के पेंशन निर्धारित करने के लिए, तीसरा है एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने और राज्य सूची पर सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद के अधिकार को पारित करने के लिए। तो यही जो है इसका सही आंसर है तीसरा, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने और राज्य सूची पर सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद के अधिकार को पारित करने के लिए ये इसके अधिकार हैं। अगला क्या है? निर्वाचन आयोग के कार्यों को निर्धारण करने के लिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का निर्धारण करने के लिए। तो ये इसका जो है ये विशेष शक्ति इसकी यही है। विशेष शक्ति की बात हो रही है
तो यही है इसकी। तो ये 312 के तहत अधिकार है राज्यसभा को, अनुच्छेद 312 के तहत इसको अधिकार है। और इसमें 3 प्रकार की जो है सेवाएं आती हैं, ठीक है। संघ लोक सेवा में कौन सी? भारतीय कौन सी हो जाएगी? प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा। और फिर अगला हो जाएगा भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। और तीसरा क्या है? वो वन सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा, वन सेवा। प्रेजेंट टाइम में ये 3 प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं सेवाएं, ठीक है। और इनको कम करने या बढ़ाने का जो अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है। 312 के तहत राज्यसभा ये काम कर सकती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 3 प्रकार पूछे, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, प्रशासनिक, पुलिस और वन सेवा हैं। बढ़ाने घटाने का काम राज्यसभा ही करेगी अनुच्छेद 312 के तहत। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन से यूरोपीय विद्वान द्वारा शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया गया? तो ये जो मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेग्यू नहीं होगा, यहाँ मॉन्टेस्क्यू होगा। ये मॉन्टेग्यू है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो मॉन्टेस्क्यू। जो मॉन्टेग्यू क्या है? मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, वो दूसरा नाम था। मॉन्टेग्यू उसमें थे, जो सुधार अधिनियम आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, वो उसमें मॉन्टेग्यू थे। यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू हैं। ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं और ये इस मॉडल को अमेरिका ने अपनाया है, तो अमेरिका इस मॉडल से प्रभावित हुआ है। तो ये मॉन्टेस्क्यू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन से दिन को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसको मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है, स्थापना। और इसीलिए इसको जो है दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को ही इसका दिवस मनाया जाता है। और जो इसके संस्थापक देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो 51 है, 51 है, ठीक है, 51 है। और भारत जो है, भारत संस्थापक देशों में शामिल है, ठीक है, संस्थापक देश है भारत, संस्थापक देशों में शामिल है। आगे देखेंगे हम क्या है। 1996 से 1998 तक निम्न में से कौन सी पार्टियां संयुक्त मोर्चा सरकार में भागीदार थी? संयुक्त मोर्चा सरकार की बात हो रही है, कौन सी पार्टियां इसमें भागीदार थी 1996 से लेकर 1998 तक? आम आदमी पार्टी या असम गण परिषद? तो सीधे आंसर देखते हैं हम, असम गण परिषद जो है ये शामिल थी, संयुक्त मोर्चा सरकार में भागीदार थी। चलिए आगे देखेंगे हम। दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व के तहत किया गया था? तो ये बीपी मंडल हैं, इनके नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था? तो 1979 में जो है ये किया गया था। और ये जो है ओबीसी से संबंधित है, ओबीसी से संबंधित है। और इसमें रिजर्वेशन की बात की थी, कितनी? 27% रिजर्वेशन की बात इसमें की गई थी, ठीक है। और जो एक नया अपडेट है वो है कि अब रोहिणी आयोग आ गया है, रोहिणी आयोग आया है, जी रोहिणी। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति मुर्मू को सौंप दी है। तो ये संबंधित किससे है कि जो ये ओबीसी है, ये कह रहे हैं कि ओबीसी में उपवर्ग, ओबीसी में उपवर्गीकरण की बात, उपवर्गीकरण के लिए इसको जो है इसको गठित किया गया था। और जो रिपोर्ट इसने सौंप दी है, इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब ये निकल रहा है कि ओबीसी के जो कुछ समुदाय हैं, यानी कुछ ओबीसी के अंतर्गत जो कुछ कास्ट हैं, वो पूरा का पूरा रिजर्वेशन ले जा रही हैं। यानी कि लगभग 24% जो है समुदाय ही 97% लगभग अप्रॉक्स सीट ले रही हैं। बाकी के 75% जो हैं कहाँ जा रहे हैं? उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़े समुदाय के ने अपना वर्चस्व बना लिया है। जो ये आरक्षण मिला है उस पर इन्होंने अपना एक प्रकार से जमावड़ा बना रखा है। तो इसको ठीक करने के लिए कि मतलब कैसे इनका उपवर्गीकरण किया जाए और किस आधार पे इनको जो है फिर से आरक्षण डिसाइड किए जाएं, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। ये गठन किया गया था 2017 में, 2017 में इसका गठन किया था। शायद 2 अक्टूबर था उस दिन,
ये डेट मुझे याद नहीं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, शायद 2 अक्टूबर था। लेकिन 2017 में इसको 12 माह के लिए, देख लीजिए 12 माह के लिए इसको जो है किया गया था कि 12 माह में अपना जो है सब कुछ करके दे दो। लेकिन फिर इसमें जो है बहुत सारी प्रविष्टियों में इसको गलती निकलने लगी, तो इसने फिर अपना एक पत्र लिखा वगैरह उसको केंद्र को, तो केंद्र ने फिर इसके कार्य बढ़ा करके और इसको बोला कि ठीक है आप सारी प्रविष्टियों को ठीक करो, जो भी वहाँ गलतियाँ उनको सुधारो और फिर उस आधार पे उपवर्गीकरण के बारे में बात करो। तो इसका काम बढ़ गया। तो अब जा कर के अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट पहुँच गई है। उपवर्गीकरण से संबंधित है, ओबीसी के अंदर जो आरक्षण है उसमें उपवर्गीकरण से संबंधित है, ठीक है। और ताकि जो कुछ ही समुदाय हैं वही पूरा आरक्षण न ले जाएं, बाकी जिनको रियल में ज़रूरत है उनको भी ये चीज़ें मिलें। इस चीज़ को ठीक करने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए इस रोहिणी आयोग का गठन किया गया है। तो ये इसका एक बेसिक जानकारी है। यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ये एक ज़रूरी चीज़ें थी कि ताकि क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये आपका क्या है, करंट अफेयर है, तो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इसको आप थोड़ा सा समझ में आ गया है तो देख लीजिए, नहीं आया है तो आगे इतना बेसिक इतना ही है। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या है कि किसने राजनीतिक संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण विकसित किया है? तो ये किया है नोम चोम्स्की एंड एड हरमन के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। नोम चोम्स्की एंड एड हरमन के द्वारा ये जो है क्या विचारधारा मॉडल का सबसे प्रभावशाली संस्करण विकसित किया गया है राजनीति का। ये क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचाने जाने के लिए सही आवश्यकता है, यानी कि एक जो है राष्ट्रीय पार्टी नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो यदि आंसर इसका, यदि दल को राज्य दल के तौर पर मान्यता मिलती है और लोकसभा आम चुनाव में 2% सीटें जीतता है वो दल जिसकी बात हो रही है, और ये उम्मीदवार 3 राज्यों से चुने जाते हैं, तब जो है ये यही आवश्यक है, ये क्राइटेरिया है कि वो राज्य का मतलब राज्य दल के रूप में उसकी मान्यता हो, प्लस आम चुनाव में 2% सीटें वो जीते, और प्लस जो उम्मीदवार हैं 3 राज्यों से चुने जाते हों, यानी कि मिनिमम 3 राज्यों से चुने गए हैं। ऐसा नहीं कि एक ही राज्य से चुन लिए गए, नहीं, 3 राज्यों से मिनिमम वो चुने जाएंगे, तब वो नेशनल पार्टी की शर्त को है पूरा करेंगे। आगे देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा का चारित्रिक लक्षण है? तो ये संगठनवाद है। इसमें ऑप्शन क्या है, सहनशीलता, आज़ादी, कारण, संविधानवाद। तो ये रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित नहीं है, ये सब आधुनिकता से संबंधित है। जो संगठनवाद है ये रूढ़िवादी विचारधारा का चारित्रिक लक्षण है, ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन कानून के तहत पर्यावरण की सुरक्षा भारतीय राज्य का उत्तरदायित्व हो गया था, ठीक है, और यह संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? यानी कि जब इसको संशोधन किया गया कि पर्यावरण की सुरक्षा भारतीय राज्य का उत्तरदायित्व है, और ये संशोधन करके इसको किस भाग में रखा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ये कार्य होता है, उत्तरदायित्व दिया जाता है। और कहाँ रखा जाता है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा जाता है। कहाँ? 48 के ए में। वहाँ पर लिखा क्या है, वन एवं वन्य जीवों से जो है संबंधित ये सुरक्षा वगैरह राज्य इसका उत्तरदायित्व उठाएगा, तो 48A में ये दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किन समाजवादियों को नैतिक समाजवाद की मानवतावादी परंपरा की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो विलियम मॉरिस है, इनको जो है मानवतावादी परंपरा की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। समाजवाद की मानवतावादी परंपरा की श्रेणी में इनको जो है वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। यहाँ समाजवादियों की बात हो रही है, किन समाजवादियों को नैतिक समाजवाद की मानवतावादी परंपरा की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो विलियम मॉरिस आ जाएंगे, आंसर आपका ये सही है। आगे देखेंगे, निम्न में से क्या पडुआ के मॉर्सलियस की प्रमुख पाठ्यपुस्तक द डिफेंडर ऑफ पीस का प्रमुख मूल भाव है? तो द डिफेंडर ऑफ पीस का प्रमुख मूल भाव पूछ रहा है, तो इसका मूल भाव है सांसारिक सत्ता के पक्ष में प्रबल कैथोलिक विरोधी तर्क, ये जो है इसका मूल भाव है। आगे देखेंगे, क्यों निकोलो मैकियावेली के व्यवहारिक राजनीति के सिद्धांतवादी
के तौर पर उल्लेखित किया जाता है, यानी कि निकोलो मैकियावेली को व्यवहारिक राजनीति के सिद्धांतवादी के तौर में क्यों उल्लेखित किया जाता है? क्योंकि वह कैथोलिक भावना से संबंध होने की आवश्यकता के लिए तर्क देता है। सॉरी, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा क्योंकि वो मानवीय व्यवहार में आदर्शों को त्यागने और अनुभवजन्य वास्तविकता के अवलोकन की आवश्यकता को समर्थन देता है। तो यानी कि ये आदर्श को त्याग देने की बात करता है और जो वास्तविकता है, अनुभवजन्य वास्तविकता है, उस पर जो है अपना ध्यान लगाने की बात करता है। तभी जो है मैकियावेली राजा को बताते हैं कि कैसे भी जो साधन हो सब पवित्र हो जाएंगे, नैतिक हो या अनैतिक हो, बस राज्य की सुरक्षा होनी चाहिए। हर तरह के साधन जो है वो अपना सकता है। तो यानी कि ये वास्तविकता से संबंधित, यथार्थवाद से संबंधित हैं, आदर्श त्यागने की बात करते हैं, इसलिए इनको जो है व्यवहारिक राजनीति की सिद्धांतवादी के तौर पे देखा जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अप्रसार संधि NPT पर क्यों हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पर भी नहीं होगा, नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि NPT पक्षपातपूर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि पाकिस्तान NPT का हस्ताक्षर करता है, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, क्योंकि भारत परमाणु मुक्त विश्व नहीं चाहता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सही है, क्योंकि NPT जो है पक्षपातपूर्ण व्यवस्था है, इसीलिए जो है भारत ने इस पर साइन नहीं किए। ऑप्शन 1 केवल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता कब हुआ और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह थे। और ये होता कब है समझौता? सामरिक साझेदारी समझौता किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये 2011 में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस वक्तव्य को स्थापित किया कि राज्य को व्यक्तियों के आत्मसम्मानीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, इन्होंने ये जो है वक्तव्य को बोला है। और इन्होंने सेल्फ रिगार्डिंग वर्क एंड अदर रिगार्डिंग वर्क, यानी कि अपने से संबंधित, स्व संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य जो है 2 भागों में डिवाइड किया है और बोला है कि स्व संबंधी कार्य में राज्य का किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो पर संबंधी कार्य यानी कि जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है तो वो उस पर जो है राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण के रूप में यदि कमरे के अंदर बैठ के कोई शराब पी रहा है तो वो उसका स्व संबंधी कार्य, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन यदि वो ड्रिंक एंड ड्राइव करता है तो उसमें क्या होता है, दूसरों का खतरा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है कि दूसरों का एक्सीडेंट कर दे वो, तो उसमें राज्य जो है हस्तक्षेप कर सकता है। ये आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, माओ से तुंग द्वारा प्रतिपादित 9 तंत्र का मुख्य लक्षण क्या है? तो इनका मुख्य लक्षण यही है कि संयुक्त तानाशाही के तहत सभी साम्राज्यवादी विरोधी और सामंतवादी विरोधी लोगों के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग का एक लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो ठीक है, साम्राज्यवादी विरोधी और सामंतवादी विरोधी लोगों के जब नेतृत्व सर्वहारा वर्ग को दिया जाए और एक लोकतांत्रिक गणतंत्र का जो है वहाँ स्थापन हो, तो यही जो है प्रमुख लक्षण है किसके? माओ से तुंग द्वारा प्रतिपादित 9 लोकतंत्र का ये जो है मुख्य लक्षण है। चलिए देखेंगे हम। नेक्स्ट क्या है, संसद में पार्टी विप के ऑफिस का कहाँ से अपना जीवन बल मिलता है? तो जो पार्टी विप के ऑफिस का कहाँ से जीवन बल मिलता है? तो ये सम्मेलन से मिलता है। ठीक है, सम्मेलन से मिलता है। चलिए देखेंगे आगे, सीधे आंसर पर हम चलेंगे। किस राजनीतिक दार्शनिक ने न्याय में तुलनात्मक पद्धति लागू करने का सिद्धांत दिया है? तो अमर्त्य सेन। देखो, तुलनात्मक पद्धति अरस्तु ने यूज की थी, वहाँ पर मत पहुँच जाना। यहाँ न्याय की बात हो रही है, वर्डों को पकड़ने की कोशिश करो। तो यहाँ न्याय की बात हो रही है, तो अमर्त्य सेन ने जो है ऐसा बोला है, न्याय में तुलनात्मक पद्धति लागू करने का इन्होंने अमर्त्य सेन ने बोला है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन मिशेल फौकाल्ट के शक्ति संबंधी विचारों को श्रेष्ठ प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है? तो कौन प्रदर्शित करता है? ज्ञान के नियंत्रण के प्रकार और उसके सामाजिक नियंत्रण के तौर पर शक्ति। यही जो है मिशेल फौकाल्ट के शक्ति संबंधी विचारों का श्रेष्ठ प्रकार से यहाँ पर वर्णन करता है, यानी कि प्रदर्शित उसको कर रहा है ये सेंटेंस। चलिए आगे देखेंगे हम। अरविंदो घोष का वंदे मातरम उनके राजनीतिक उद्भव के किस काल को दर्शाता है? तो ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को दर्शाता है। ठीक है, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के काल को दर्शाता है। किसका? वंदे मातरम। जो वंदे मातरम है ये। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ
संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय न्यायाधारित परिषद की स्थापना क्यों हुई? तो इसका सीधा है कि 7 सदस्यीय राज्यों द्वारा प्रशासित 11 ट्रस्ट क्षेत्रों अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का प्रावधान करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों को स्वतंत्र या सुशासित होने के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यही बात थी कि जो राज्य पराधीन थे उस समय तक, तो उनको स्वतंत्र करने के लिए और अपना शासन जो है अपने देश में चलाने के लिए, तो उनको क्या तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं या नहीं। तो ये बात इसमें मेन चीज़ थी, जो पराधीन देश थे उस समय तक, तो उनको अपना स्वतंत्र होना और अपने शासन को लागू करने के लिए उन्हें तैयार करना था। ये इसका जो है बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जो है ये न्यायाधारित है या न्यास परिषद इसको बोलते हैं। तो ये उससे संबंधित है, जो कि अब बंद हो चुकी है। ठीक है, अब बंद हो चुकी है ये, अब इसका काम खत्म हो गया है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन राजनीति विज्ञान का निर्देशात्मक पद्धति का प्रस्तावक है? निर्देशात्मक पद्धति की बात हो रही है, तो माइकल ओकसाट है। माइकल ओकसाट राजनीति विज्ञान की निर्देशात्मक पद्धति के प्रस्तावक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किस राजनीतिक दार्शनिक ने कहा मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था और वह हर जगह जंजीरों में है? जो स्वयं को दूसरों का मालिक समझते हैं वे उनसे ज़्यादा दास हैं। किसने कहा था? ये जीन जैक्स रूसो के द्वारा कहा गया है। तो आज ये इतने ही क्वेश्चन थे और फैक्ट थे, तो जो कि हमने डिस्कस किए, और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप कहीं नोट्स बना लीजिए या फिर लर्न कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार से आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देंगे। आप इनका जो है जितने भी क्वेश्चन मैं दे रही हूँ उनको अच्छे से रिवीजन में लें। बिल्कुल कोई भी फैक्ट आपके माइंड से नहीं निकलना चाहिए, सब कुछ रिवीजन में रखें और आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। बहुत अच्छे नंबरों से आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए आज यहीं पर हम इस सेशन को स्टॉप करेंगे। कल मिलते हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, फैक्ट्स के साथ, और रात में 10 बजे क्विज़ है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10 PM रात में 10 PM क्विज़ रखती हूँ मैं, तो वो भी आप आके ज्वाइन करें और आंसर करें, वहाँ से आपका फिक्स सेशन होगा। धन्यवाद।